जहाँ कल खत्म किए थे उसी से है। कल यही हुआ था, इफ A is the divisor of B, A is the divisor of C, then A is the divisor of any linear combination of B and C। ये होता। अब इस पे ना पर्टिकुलर दो रिजल्ट बना लो। A is the divisor of B, B is the divisor of C, sorry, A is the divisor of B, A is the divisor of C, then A is the divisor of B plus C। पर्टिकुलर जहाँ पर m बराबर 1 n बराबर 1 रख दिया। अगला होता है A is the divisor of B, A is the divisor of C, then A is the divisor of B minus C। n बराबर -1 लगा दिया। यही दोनों इन पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर m is equal to 1, n is equal to 1 gives A is the divisor of B, comma A is the divisor of C implies that A is the divisor of B plus C। A B को डिवाइड करता है, A C को डिवाइड करता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को यानी दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। फिर अगला फॉर m is equal to 1, n is equal to -1, A is the divisor of B, A is the divisor of C implies that A is the divisor of B minus C। तो पर्टिकुलर रिजल्ट। अगला स्टेटमेंट कुछ हमारी बात कर रहा है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ से चलने वाले, ध्यान देना, ये कह रहे हैं अगर एक कोई नंबर है ठीक, या C कोई नंबर, C कैन बी रिटन एज, मान लो AM प्लस BN, C उससे मत छोड़ना, C कोई भी एक इंटीजर है जो इस तरीके से AM प्लस BN टाइप में लिखा जा सकता है, और D कोई दूसरा इंटीजर है। D के साथ बिहेव है कि D इज द डिवाइजर ऑफ A, D A को डिवाइड करता है, बट D इज नॉट द डिवाइजर ऑफ दिस नंबर C। सुनना, D एक नंबर है जो A को डिवाइड करता है लेकिन C को डिवाइड नहीं करता। इसका तय मतलब है कि आज की तारीख में D कभी भी B को डिवाइड नहीं कर सकता। कल की चर्चा याद आ रही है ना, जनरलाइजेशन यही पूछे हुए थे, अब तय हो गया। D A को डिवाइड करता है लेकिन C को डिवाइड नहीं करता, तो तय बात है D B को डिवाइड नहीं करेगा। उल्टा नहीं चल सकते। D is not the divisor of A, D is not the divisor of B, it does not mean that D is not the divisor of C। इधर से इधर नहीं चल सकते, एक इसका लो एक इसका लो। वापस सुनो, फिर से बोल रहे हैं, D is the divisor of A, कह दिया, सोचो अभी कह दिया D is not the divisor of, D वो नंबर है जो A को डिवाइड नहीं करता। D is not the divisor of B, D B को भी डिवाइड नहीं करता, तो आप ये नहीं कह सकते थे इनके कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड नहीं करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी, यानी D may be the divisor of A plus B, D may be not the divisor of A plus B, दोनों हो सकता है जब आप सीधा चलते हो। अब आपको गारंटी चाहिए कब किसको नहीं करेगा, तब की गारंटी ये है D कोई एक नंबर है जो C को अगर आप ऐसे इस तरीके से A और B की मदद से अगर कोई नंबर जनरेट होता है और D उसके एक हिस्से को डिवाइड करता है और C को डिवाइड नहीं करता, तो तय बात है इसको डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर हुआ? लिखना इफ C is equal to, if C is equal to AM plus BN, अगर C कोई नंबर है जो AM plus CN टाइप पे लिखा जा सकता है, एंड D is the divisor of A, D वो नंबर है जो A को डिवाइड करता है, बट D is not the divisor of C, लेकिन इस मेन नंबर C को ये D कभी डिवाइड नहीं करता, देन इसका मतलब तय हो चुका है D is not the divisor of B, D is not the divisor of कंफ्यूज होती है क्या? एग्जाम्पल भी लगाते हैं।
देखते हैं प्रूफ। मान लो हम कोई नंबर बनाते हैं 18 में बनाया 6 into 2 ये हुआ 6 into 2 प्लस 3 into 2 चलेगा। आज की तारीख में गौर करो m बराबर कितना है और n बराबर कितना है। ठीक, अब एक नंबर उठाते हैं। मान लो हमने उठाया कोई ऐसा नंबर जो 6 को डिवाइड करे लेकिन 18 को ना करे। होता है कोई ऐसा नंबर जो 6 को डिवाइड करे लेकिन 18 को ना करे? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 के पहाड़े में 18 शामिल है, तो जो 6 को डिवाइड करने के लिए बढ़ेगा वो 18 को डिवाइड करेगा। चलो, इसका मतलब इस नंबर से अपना काम नहीं, इसको बदल दीजिए। अब की बार कोई और बताओ। 50 इज इक्वल इसको कर दें 4 इंटू 3 4 3 12 और 12 3 15 तो प्लस 3 इंटू 1 हो गया। अब सोचो एक नंबर 3 लिया, अभी उल्टा उल्टा चल रहा है, या 3 क्या कोई और नंबर 2 ले लो। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4 है, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4। 2 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 15, लेकिन 2 15 को डिवाइड नहीं करता, तो तय बात नहीं यहाँ जो बैठा B 2 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 3। मिला एग्जांपल? तो एग्जांपल में लिखना चाहो तो ये वाला एग्जांपल में लिख सकते हैं। एग्जांपल में ये बैठा है C की जगह पर, C इज इक्वल टू ये हो गया A इंटू M प्लस B इंटू N और D बराबर 2 ले लेना। D इज इक्वल टू 2 क्या देना यहाँ पर? D इज द डिवाइजर ऑफ 4, D इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 15, this implies that D is not the divisor of 3। ये तो कितने लोग इसको प्रूफ अगर करने को कहा जाए तो कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं? ऐसे ही रफली कोशिश करो, जान ले पहली बार देख रहे हो सब फॉलो करिएगा। हाँ सर, सब फॉलो करिएगा। हमेशा नंबर को उठाना जो इधर वाले को डिवाइड ना करे, जो मेन लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करता है, हमेशा फॉलो करो। शर्त याद रखना, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 को छोड़ना, D अगर A को डिवाइड कर रहा है तो D C को भी नहीं डिवाइड करेगा, B को भी नहीं डिवाइड करेगा। इसको नहीं, D एक नंबर है, हाँ। D A को तो डिवाइड करता है लेकिन C को डिवाइड नहीं करता, तो तय बात है जो दूसरी तरफ B बैठा है ना, D इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा। कोई भी सोच, कोई भी ऐसे ही जो मर्जी वो उठा लो। देखो एग्जांपल ना खुद से बनाया करो हमेशा। ये देखो एक ऐसा नंबर सोचो जो किसी को डिवाइड ना करता हो, जैसे 3 किसको डिवाइड नहीं करेगा? 11 को नहीं करेगा। ठीक, हम 11 ले लेते। ठीक, हाँ क्या फैक्टर में दिक्कत होगी? कहीं के लिए दिक्कत होगी, अपने को 2 सम के रूप में लिखना है ना। कुछ ऐसा हो ना कि 3 इधर वाले को डिवाइड करें, 9 ले सकते हैं कि नहीं? 9 के 9 1 10 1 11 यानी कि 2 into 1 और D बराबर कितना है तुम्हारे पास? 3 है। 3 is the divisor of 9, 3 is not the divisor of 11, it means 3 is not the divisor of 2। कुछ भी तैयार कर सकते हैं। किसमें तैयार करके देखो, हम तो खुली छूट दे रहे, तैयार करो। कभी नहीं, इसीलिए तो स्टेटमेंट जनरलाइजेशन में आ रहा है। इफ D is the divisor, C इस तरीके का लिखा गया कोई नंबर को, C लीनियर कॉम्बिनेशन में रहे और D आप ऐसा चुनो कि D A का तो डिवाइजर हो लेकिन C का डिवाइजर ना हो, तब ऐसे केस में तय होगा ये जो नंबर B रखा गया ना, ये कभी भी D से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। क्योंकि सोचो अगर ये आप दिमाग करवाना, अगर ये डिवाइड हो जाता, ये डिवाइड हो जाता तो ये भी डिवाइड होता कि ना होता? इसका मतलब सोचो आप कमी क्या पकड़ पाए, इधर इधर कमी लिखना। इसको आपने कहा ये D से डिवाइड होगा, जब A D से डिवाइड होगा तो A इंटू M भी D से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? दिमाग चलाना। इधर D is the divisor of A, this implies that D is the divisor of A into M। आया ना? मानते हो? उसके बाद आप कह क्या रहे हो? आप कह रहे हो D is not the divisor of C, D is not the divisor of C। लेकिन सोचो C बना किससे था? 2 लोगों से। किससे किससे? C बना था A M से
तो d तो a को डिवाइड करता है, am को करेगा। इसका तय मतलब है अगला जो फैक्टर लगा होगा ना वो d से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, तभी तो d कॉमन नहीं आ पाया पूरे में से, तो ये तैयार हो गया b इंटू। सोचो जो b को नहीं डिवाइड करेगा, क्या वो b की किसी भी मल्टीपल को नहीं डिवाइड करेगा? कोई नंबर b को डिवाइड नहीं करता, तो क्या वो b के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड नहीं करेगा? कोई नंबर b को डिवाइड नहीं करता, नॉन जीरो मल्टीपल को कभी डिवाइड नहीं करेगा। 4 2 को डिवाइड नहीं करता, अब 2 का मल्टीपल 2 दूनी 4, 2 चौके 8, समझे? इसकी मेन बात तो यही समझना पड़ेगा, यहाँ से कंफ्यूजन, ये उल्टा नहीं चल सकता, इसमें। अभी क्लियर है ये बातें? चलो इसका प्रूफ देखते हैं। लिखो प्रूफ, शुरुआत करो। प्रूफ में लिखना जो इन्होंने कहा है, सबसे पहली बात वो मान लो, इन्होंने कहा d इज द डिवाइजर ऑफ a, इसका मतलब d a को पूरा डिवाइड करता है। लिखना सिंस d इज द डिवाइजर ऑफ a। अच्छा, अगर d a को डिवाइड करता है तो कंफर्म है d इज द फैक्टर ऑफ a, इसका मतलब कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिस इंटीजर में d को मल्टीप्लाई करते ही a कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। हुआ? तो यानी हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर q1, चूंकि नंबर ज्यादा लगेगा ना इसलिए पर्टिकुलर, देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर q1 बिलोंग टू द z सच दैट, जो इस प्रकार से है कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू d इंटू q1। हाँ या ना? लिखा जा सकता है। Therefore, इसलिए आ जाओ c को बता, c को जरा गौर करो, c है कौन? a m प्लस b m, यही तो है, और a की वैल्यू अपने को पता है d इंटू q1, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल करें। लिखना दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू, या therefore c इज इक्वल टू, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू है d इंटू q1 इंटू कितना m प्लस अगला हिस्सा b n लगा देना, b इंटू। अब मजे की बात यहाँ से शुरू, अगली कंडीशन लगाना भी है। अगली कंडीशन में लिखा d इज द डिवाइजर ऑफ a एंड d इज द डिवाइजर ऑफ c, देन d इज द डिवाइजर ऑफ a बट d इज नॉट द डिवाइजर ऑफ c, इट मींस d इज नॉट द डिवाइजर ऑफ b। ये कहना है, हम उल्टा मान के चलेंगे, हम कहेंगे माना d इज द डिवाइजर ऑफ a एंड d इज द डिवाइजर ऑफ c, और उल्टा मान करके चलते हैं तो देखते हैं अपने को मिलता क्या। क्लियर है? लिखना लेट इफ पॉसिबल यार रुको, दिखाना क्या है? d is the divisor of a, d is the divisor of c, sorry d is not the divisor of c, then d is not the divisor of b। ये दिखाना है। उल्टा मानो कि माना एक शर्त तो हमने आपकी मान ली d is the divisor of a, आप कह रहे हो d is not the divisor of c, अगर ये दोनों बातें एक साथ आएंगी तो आप कह दोगे d is not the divisor of a। तो इसको मानते हैं और कहते हैं चलो मान लिया कि d b का डिवाइजर है, मान लिया, और सोचो जैसे ही मान लो कि तुरंत कंट्राडिक्शन मिलेगा कि नहीं, d डिवाइड a d डिवाइड b, तो a और b के किसी भी कॉम्बिनेशन को करेगा यानी c को करेगा, और आप कह चुके हो कि c को डिवाइड नहीं करना, तो मेरा मानना क्या गलत हुआ? d इज द डिवाइजर ऑफ b, ये गलत हुआ, तो इसका साफ मतलब d इज नॉट द डिवाइजर ऑफ b। क्लियर है ये बातें? यही काउंटर से प्रूफ कर दो। चलो लेट इफ पॉसिबल d इज द डिवाइजर ऑफ b, माना अगर पॉसिबल है तो d b को डिवाइड करता है, और अगर डिवाइड करता है तो फिर वही बात, एक इंटीजर q2 एग्जिस्ट करेगा, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट q2 बिलोंग टू द z सच दैट, कि आप लिख सको, क्या लिखें बोलो, b इज इक्वल टू d इंटू q2
सही है गलत? सही करेगा ही करेगा। Therefore, अब देखो C क्या बना, Therefore C बराबर ये देखिए C बराबर D Q1 इंटू कितना प्लस और B बराबर कितना मिल गया D Q2 इंटू कितना n और अब पता चल रहा है D कॉमन, यानी दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू D कॉमन Q1 इंटू m प्लस Q2 इंटू n और दिस इम्प्लाइज दैट D is a factor of C, हाँ या ना? और when D is the factor of C, it means D is the divisor of C. और आपने कहा है D is not the divisor of C. तो इसका मतलब कुल एक बात गलत मानी गई, कौन सी? D is the divisor of B. This implies that D is the divisor of C, which is false. Which is false. क्यों गलत है? As given that, क्योंकि आपको दिया गया है, as given that D is not the divisor of C. D is not the divisor of C. So our assumption is thus our assumptions that क्या assumptions था अपना? That D is divisor of B is wrong. इसलिए हमारा ये मानना कि D B को डिवाइड करता है ये गलत है। दिस इंप्लाइज दैट D is not the divisor of proof। अब ये बात एज अ थ्योरम प्रूफ हुई है, इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। अगली बात लिखना, ठीक, डबल स्टार करके ये हटा रहे हैं। If A is the divisor of B, start बना देना। If A is the divisor of B, अगर A वो नंबर है जो B को डिवाइड करता है, एक बात, एंड और इसके साथ ही एक बात लगा दी गई, B is less than A। A is the divisor of B, A B को डिवाइड करता है और साथ ही साथ एक और बात है, जिसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर B A से छोटा है। B is less than A, where, जहाँ पर आगे शब्द देखना, where A and B both are non-negative, both are non-negative integers, then confirmly B is equal to C. Confirm A is the divisor of B and B is less than A। कभी भी पॉजिटिव की दुनिया में छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग नहीं जा सकता। याद आया? 4 में भाग लगाने को करें 18 से, क्या भाग जाएगा? 18 is not the divisor of 4। हो गया? अगला देखना, 9 is not the divisor of 3। ठीक, अगला 11 is not the divisor of 15, क्योंकि ये नंबर हर बार कैसे बढ़ रहे हैं? बड़े बढ़ रहे हैं। ठीक, छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में A is the divisor of B। तो आगे एक शर्त इन्होंने लगा दी है। अच्छा, अभी वर्डिंग सुनना, अभी कहना छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग नहीं जाता। नहीं, अभी हम जो कहे, हम कहे छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग नहीं लगाया जा सकता। ये स्टेटमेंट ना आधा अधूरा, असली स्टेटमेंट है बड़े नंबर से छोटे नंबर पे भाग नहीं लगाया जा सकता अगर ये दो के दोनों पॉजिटिव दुनिया के अंदर। नेगेटिव दुनिया पलट जाती है, जरा गौर करो। -4 को आप हमेशा 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 इज ग्रेटर देन -4। क्लियर हुआ? अगला देखना, -18 में आप हमेशा 2 से भाग लगा सकते हो, जबकि आपको पता है -18 इज लेस देन 2। तो इंटीजर की दुनिया में कोई पूछे ना कि क्या छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जवाब होगा हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं।
क्योंकि आप इंटीजर की दुनिया में पूछ रहे हो। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव की दुनिया में या नॉन नेगेटिव की दुनिया में यही बात पूछी जाए कि क्या छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग लगा सकते हैं, जवाब होगा बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल वो नंबर b कितना होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही यहाँ पर लिखा गया। इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b एंड b इज लेस देन a, और b जिसमें आप भाग दे रहे हो, ये देखना 4 में 12 से भाग दो, क्या 12 इज द डिवाइजर ऑफ 4 कह सकते हो? जाएगा ही नहीं भाग, 12 इज नॉट द डिवाइजर। फिर भी अगर आपसे कह दिया गया कि b छोटा है a से और a इज द डिवाइजर ऑफ b है, जहां पर a और b दोनों लोग की दुनिया से हैं, नॉन नेगेटिव, तो अब ये बात आपकी बस एक दिन पॉसिबल होगी जिस दिन b अपने आप को कितना कर ले, 0, क्योंकि 0 में दुनिया के हर नंबर से भाग लगाया जा सकता है। क्लियर है? इंटीजर में ये बात, इंटीजर में ये नियम फेल हो जाता है, वहाँ पे पॉसिबल होता है। -4 ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। ठीक, ये लिखना। इसके बाद हिंदी में चाहे तो लिख लेना, हिंदी बोल देगा। फिर स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लगाना। स्टार्ट क्या होगा, क्या ना यही बतिया बोलेंगे, क्या दिखा दे ये भी हिंदी में। अच्छा, आप लोग को अच्छा नहीं लगा, बीच में और कुछ डाला, समझ तो गए ना? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद ना रहने को हो तो फिर लिखा दें, याद रहेगा। हाँ, याद रखना, छोटकुआ इज नॉट डिविजिबल बाई बड़कुआ, यही याद रखना। छोटकुआ इज नॉट डिविजिबल बाई बड़कुआ व्हेन बोथ आर नॉन नेगेटिव, व्हेन बोथ आर नॉन नेगेटिव, ये याद रखना। अगला स्टेटमेंट देखना, दोनों स्टेटमेंट को भी कंबाइन करते हैं। लिखना इफ a is the divisor of b, if a is the divisor of b, अगर a b को काटता है कब? when b belong to the natural number set n, a के ऊपर कोई restrictions नहीं है, ये याद रखना। a is the divisor of b, जहां पर b कौन है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब b की शुरुआत कहां से होगी? 1 से, 0 से तो नहीं होगी ना। तो अब एक बात साफ हो गई है, सुनो मेन बात क्या, मेन बात अब ये है a नहीं a न्यूमेरिकली कभी भी b को पार नहीं कर पाएगा। न्यूमेरिकली a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b, याद रखना। न्यूमेरिकली का मतलब ना हम आपसे मॉडुलस पूछ रहे हैं। 4 इज द डिवाइजर ऑफ 18, सही है गलत? गलत। 4 इज डिवाइजर ऑफ 16, सही है? सोचो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली 4 और इसकी, यानी तय बात है a इज लेस देन b न्यूमेरिकली, सही है गलत? अगला सुनना, आपकी बात इधर हम नेचुरल ही बैठाएंगे। 4 इज द डिवाइजर ऑफ 0, सही है गलत? रुको रुको, 4 इज डिवाइजर ऑफ 0, सही है? नेचुरल नंबर, 2 मिनट पहले जो करे वो सुनो पहले। 4 इज द डिवाइजर ऑफ 0, सही है गलत? सही है, लेकिन क्या ये नेचुरल है? तो आप इसको नहीं बैठा सकते। अब अगर इसको बैठाने की छूट मिल गई, इंटीजर की दुनिया में ये नियम तहस नहस हो जाएगा। इंटीजर की दुनिया कहती है अगर आप यही काम इंटीजर में करोगे तो 4 में भी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन b, तब 4 न्यूमेरिकली b से बड़ा हो सकता है। यही इसका खेल है। नंबर थ्योरी हो या सेट थ्योरी हो, कुछ भी हो, सेट टू सेट आपको निगाह जमानी है कि इसका बिहेवियर सेट टू सेट पर क्या रहेगा। ये बात जो आप करोगे बस एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के तक के लिए सही है। अब तो इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, आप उतने तक ही हो। 4 is the divisor of 0 and clearly a is numerically greater than b, but this is not our case। हट गया? अब किस 4 is not the divisor of 1, सही है गलत? सही है, क्योंकि न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू आज कैसी हो चुकी है? बड़ी। और आप कह चुके भाग लगाना है नेचुरल की दुनिया के मेंबर पर, तो तय बात है a की वैल्यू न्यूमेरिकली b से कैसी होनी चाहिए? छोटी। अब किस -4 is the divisor of 16, सही है गलत? न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकली इसकी -4 न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब मॉड लगा 4 है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 16। तय बात है छोटा हुआ कि नहीं हुआ?
तो यहाँ से रूल बन जाता है कि अगर A इज द डिवाइजर ऑफ B हो और B बिलोंग करता है नेचुरल नंबर n से, देन न्यूमेरिकली या मॉड ऑफ A लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ B, कभी भी वो B की न्यूमेरिकल वैल्यू को पार नहीं कर पाएगा। हाँ, कहीं नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो। नेचुरल है, नेचुरल ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड का कोई असर आएगा ही नहीं। नहीं, बी को नेगेटिव नहीं लेना, बी नेचुरल है, बी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मॉड लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। छोटा बच्चा जिसका पेट भरा हुआ है उसको संतुष्टि दी जाती है, ले तुम एक हाथ में चॉकलेट पकड़े रहा, लेकिन छोटका एक खा जाता, नहीं पता चले वो उनके साथ कहेंगे स्टोर करके रख लेंगे, लगा कोई दिक्कत नहीं। लिखना B belong to the natural number set है, then A is not, लिखो then A is not numerically, A is not numerically greater than B, greater than B, A कभी भी numerically B को पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सोचो, जब आप नॉन नेगेटिव लेते हो ना, नॉन नेगेटिव, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? नॉन नेगेटिव पे ये डिविजिबिलिटी वाली एक कंडीशन सप्लाई करो, क्या क्या बन सकता है? ए और बी दोनों को हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव होना है, दोनों को नॉन नेगेटिव होना है, ए और बी दोनों को नॉन नेगेटिव होना है, तो क्या क्या हो सकता है? आप ए तो जीरो नहीं ले सकते, जिससे डिवाइड करो कौन ए, हाँ, तो ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, इसमें कौन कौन सी बात पॉसिबल है? आपने पूछा है ए और बी दो के दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर, जीरो को भी शामिल कर लिया, जीरो को भी शामिल, सुनो ए की वैल्यू स्टार्टिंग में देखो, ये सारे लोग W से हैं, ए को पहले ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ए जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो से डिवाइड नहीं होगा, तो ए की शुरुआत अगर होगी भी तो उस दिन कितने से? 1 से, लेकिन बी की शुरुआत कितने से होगी? हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी देखना, पॉसिबिलिटी ये है ए इज ग्रेटर देन बी, हो सकता है या नहीं हो सकता? ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, गौर करना, ए इज द डिवाइजर ऑफ बी हम किसमें ले रहे हैं? वो मेरा किस्सा नहीं, वो तो नेचुरल ले रहा है बी को, हम बी को किसमें ले रहे हैं? W में। तो सोचो 4 इज द डिवाइजर ऑफ 0, 6 इज द डिवाइजर ऑफ 0, 8 इज द डिवाइजर ऑफ 0, सब सही है। इसका मतलब पहली कंडीशन ये बनती है कि अगर आप पूरा होल नंबर के सेट में दौड़ रहे हो और a इज द डिवाइजर ऑफ b लिखा गया है, तो a इज ग्रेटर देन b हो सकता है कि नहीं हो सकता? सामने नजर आया। अगली बात सुना, दूसरी बात ये है कि ये भी हो सकता है a इज द डिवाइजर ऑफ b, आपको कहते हैं a बराबर b, कह सकते हैं, क्योंकि आज दोनों ही नॉन नेगेटिव है, a जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तीसरी बात जो निकल करके आती है, तीसरी बात a इज लेस देन इंटीजर की दुनिया, सॉरी W की दुनिया में, होल नंबर की दुनिया में तीनों बातें पॉसिबल कि कोई इनकार है इसमें सारे। अच्छा, अब की बात सुनो, अब की बार हम कह रहे हैं A और B दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर के सेट Z में, क्या अब भी ये तीनों कंडीशन सही होगी? अब पर भी ये तीनों कंडीशन सही होगी? तीनों बिल्कुल होगी ना, W इज द सबसेट ऑफ Z, तय है। अब की बात, यानी कि पहली कंडीशन ये हो सकती है कि A इज लेस देन B, उल्टा चल रहा है, या चलो A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B पॉसिबल है। दूसरी बात ये भी पॉसिबल है A बराबर कितना हो जाए, और तीसरी बात ये पॉसिबल है कि A लेस देन कितना हो जाए, तब पर भी डिविजिबिलिटी अप्लाई होगी कि नहीं? ओके, अब B को रेस्ट्रिक्टेड करो, A कुछ भी यानी A बिलोंग टू 0 हटा दो, B को रोक दो, जिसमें भाग दे रहे हो वो बस नेचुरल ही हो सकता है। अब क्या ये तीनों बातें सही होंगी? अब सही होगा तो क्या होगा? अब सही होगा तो क्या होगा? तीन बात, क्या ये तीनों सही होंगी? पहली वाली कंडीशन हट जाएगी, दूसरी और तीसरी सही। बाकी लोग दिमाग चलाओ। हम कह रहे हैं A आपका Z0 से,
बी आप नेचुरल से ही उठाओगे, तो अब कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी? ए को नेगेटिव लो सबसे पहले, ए नेगेटिव लो, -4, बी को ले लो 16, क्या नजर आ रहा है? -4 इज द डिवाइजर ऑफ 16, सही है। अभी क्या मिला? अभी यहाँ से तय हो गया ए इज लेस देन बी, सही है। अच्छा अब की बात सुनना, अब की बात, ए बराबर 8 ले लो, ए बराबर 8, ठीक। क्या बी 0 ले सकते हो? नहीं ले सकते। सोचो अपने को पता है 8 इज द डिवाइजर ऑफ 0, और आज की तारीख में 8 बड़ा हो गया है किससे? 0 से, यानी ए बड़ा हो गया आज की तारीख में किससे? बी से। लेकिन हम बी को 0 ले ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं? ए ग्रेटर देन बी खत्म हो गया पूरे तरीके से। आपकी लास्ट लिखना, ए इज लेस देन बी हो चुका, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ये चलेगा? ए बराबर बी चलेगा? सोचो एक तरफ आपने कहा a इज लेस देन b, एक तरफ करो a इज इक्वल टू b, दोनों को एक में बांध दो, न्यूमेरिकली नेवर a एक्सीड b, न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल इसकी स्मॉल a की कभी भी b को पार नहीं कर पाएगी। क्लियर है? इसी बात को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b बट b इज लेस देन a, जहाँ पर a कोई भी हो सकता है, a और b नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, देन ये कौन सा पढ़ा है? अच्छा बड़े तौला है। If A is the divisor of B, जहाँ पर B नेचुरल है, then A is not numerically greater than B, A कभी भी numerically B से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है अभी बातें? हाँ, जेड वाला हम नहीं दिखा रहे हैं। अगली हेडिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स, विभाज्यता का सिद्धांत। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम तो एक है नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए और दूसरा है किसी भी इंटीजर के लिए। तो आगे यहीं पर लिखना फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। भाग देने का एक ही नियम है, जब आप चीज़ों को बांट रहे होते हो तो या तो चीज़ें पूरी पूरी बढ़ जाएंगी और या तो पूरी पूरी नहीं बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। 3 रुपया ले लो, 3 रुपया, 2 लोगों को बांटना है, शर्त है किसी को आधी आधी पूरी नहीं दोगे, पूरा पूरा ही दोगे। तो 1 रुपया एक को दिए, 1 रुपया एक को दिए, बची 1 रुपया 98 लेके भाग जाओ, पूरा पूरा नहीं दे सकते। तो वो जो एक बच गया ना वो आपका रिमाइंडर है, शेषफल जो बचा है। क्योंकि अब जो भी बात यहाँ पर हो रही है हम इंटीजर में ही बांटेंगे, जितना भी 10 रुपये को बांटना है और 10 रुपये को 5 लोगों में बांटना है, तो सबको 2-2 रुपया मिल गया, 2 पंचे 10 हो गया, तुम्हारी जेब में बचा कितना? ढेला 0। इसका मतलब आज की तारीख में रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो कुल मिलाकर के इसका सीधा सिद्धांत है, जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हो तो आपको 2 नई चीज़ें मिलती हैं, एक कोसेंट मिलता है भागफल, और दूसरा मतलब एक आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है और दूसरा आपको क्या मिलता है? शेषफल, रिमाइंडर जिसको कहते हैं। तो बस कुल सीधा सा 2 नंबर A एंड B, अगर आपको दिए गए 2 नंबर A और B, दोनों में से A इज द डिवाइजर ऑफ B है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। A इज द डिवाइजर ऑफ B, A पूरा पूरा बांट देता है B को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इफ A इज नॉट द डिवाइजर ऑफ B, इसका मतलब अब आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो एक हो गया कोसेंट, एक हो गया रिमाइंडर। यही आपके डिविजिबिलिटी का सिद्धांत है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉन नेगेटिव। फिर हम पढ़ेंगे इसका जनरल स्टेटमेंट कि आप किसी के लिए भी इस बात को लिख सकते हैं। लिखा जाए, फॉर एनी 2 काउंटिंग नंबर्स, लैंग्वेज लिखना, स्टेटमेंट for any 2 counting number for any
नंबर्स, ब्रैकेट में लिख देना नेचुरल नंबर्स। ब्रैकेट में नेचुरल नंबर्स, ठीक। ए एंड बी, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यहाँ मौजूद होता है यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, q एंड स्मॉल r कॉल्ड कहे जाते हैं, कॉल्ड कोसेंट, कॉल्ड कोसेंट and remainder, quotient and remainder respectively, such that, और ये इस प्रकार होते हैं, ये आप लिख सकते हो such that a बराबर b into q plus r, ठीक। जहां पर रिमाइंडर की बात अगर की जाए तो रिमाइंडर कितना हो सकता है, गौर करना, रिमाइंडर या तो जीरो होगा, रिमाइंडर या तो जीरो होगा, जीरो होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और या तो ये जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, जीरो से बड़ा होगा तो ये मैक्सिमम कहां तक चढ़ सकता है, मैक्सिमम b-1 तक, यानी कि लेस देन b। और अगर लेस देन आर इक्वल टू लगाना चाहे तो उसको b-1 कर देना। किसी नंबर में 4 से डिवाइड करो, ध्यान देना, या तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, और जिस दिन रिमाइंडर 4 बच गया फिर भाग लग के रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है जो आपका ये रिमाइंडर बचा है r, शेषफल, वो या तो 0 बचेगा या तो 0 से ज्यादा, लेकिन कभी भी b तक नहीं पहुंच पाएगा, लेस देन हमेशा कितना होगा, b पहुंचेगा b-1, एक कम। तो लेस देन आर इक्वल टू लगाना चाहना तो लेस देन आर इक्वल टू b-1 कर देना। इसी को कहते हैं विभाज्यता का सिद्धांत। सीधा सा आप बंटवारा करोगे तो आपको 1 मिलेगा भागफल, 1 मिलेगा शेषफल, यानी 1 होगा कोसेंट, 1 होगा रिमाइंडर। और हमेशा याद रखना कोसेंट और रिमाइंडर दोनों ही हमेशा कैसे होते हैं, यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता हम भाग दें तो कुछ और भागफल पाएं, उन दो तो कुछ और पाएं, इन दोनों हमेशा यूनिक। क्या डिवीजन एल्गोरिथम के प्रूफ लिखे जाए, इसके प्रूफ में डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ है। ध्यान दें, कुल 2 केस बनते हैं। पहला केस सुनो, पहला केस है आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो a से, a इज लेस देन b हो जाए, सबसे पहला केस a लेस देन b हो जाए। और सोचो जैसे ही आपने कह दिया a इज लेस देन b, क्या एक को बार 20 में भाग जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात चल रही है, और हम कह दिए a लेस देन b, पहला केस a छोटा है b से, अगर a b से छोटा है तो क्या यहाँ पर कोई भाग जाने वाला है, नहीं हो सकता, फिर भी रिमाइंडर फिर भी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई होगा। कैसे, a इज लेस देन b, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट, डिवाइड किससे करते हैं, a से करते हैं ना, अरे उल्टा लिख दिया, a इज द डिवाइजर ऑफ b, ऐसा लिखा गया। और ये कहा गया a इज ग्रेटर देन, a बड़ा है b से, और अगर ये b से बड़ा है तो सोचो क्या बनेगा, इधर इधर सोचो क्या बनेगा, बड़े नंबर से छोटे में आप डिवाइड लगा रहे हो, बड़े नंबर से छोटे में डिवाइड लगा रहे हो, इसका मतलब आप कुछ नहीं लिख सकते, केवल एक शब्द छोड़ रहे, क्या, b इज इक्वल टू क्या लिखें, a इंटू 0 प्लस, सही है गलत, ये कौन हुआ, क्यों, ये कौन हुआ, r, क्योंकि भाग तो गया ही नहीं, b तो एज यूजुअल जैसे था वैसे बच करके निकल आ रहा है। क्लियर है ना, लिखना सबसे पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट,
अब जरा अपने स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, मेन स्टेटमेंट। इसकी बात अभी नहीं करें, अभी केवल केस फर्स्ट करके वैसे छोड़े देता हूँ। इसको देखो, ये जो लिखा गया है, इससे पहले ये पता करो ना आप डिवाइड लगा किससे रहे हो। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर है, तो इसका अर्थ है मतलब अगर r बराबर थोड़ी देर के लिए 0 भर दें तो सोचो a इज इक्वल टू b इंटू कितना क्यू, डिवाइड किससे हुआ होगा, b से। यानी फिर केस लेकर के चल रहे हैं b इज द डिवाइजर ऑफ a और b इज नॉट द डिवाइजर ऑफ। दो ही बातें हो सकती, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। या आइदर b इज द डिवाइजर ऑफ a और b इज नॉट द डिवाइजर ऑफ a। इसका मतलब फिर दो बातें हो सकती हैं। दो बातें ये हैं कि या तो जिससे आप भाग लगा रहे हो वो भी a से छोटा हो जाए, वो भी a से छोटा हो जाए। जैसे b a से छोटा होगा आप जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है b ग्रेटर देन a हो जाए, ग्रेटर देन a, तो ग्रेटर देन a पर क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो आज की तारीख में आप लिखोगे a बराबर b इंटू 0 प्लस स्मॉल a, यही तो लिखा जाएगा। तो r बराबर कितना हुआ a, q बराबर कितना हुआ 0। कब, जिस दिन आपका केस था b ग्रेटर देन a, ये हो गया। अच्छा ये बताओ b इज इक्वल टू a होगा, भाग जाएगा, b इज इक्वल टू a जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब अब आज की तारीख में हम लोग a बराबर लिख सकते हैं, b बराबर a है ना, तो a इंटू 1 प्लस r, ये कौन q, ये कौन सॉरी 0, ये कौन मिल गया, क्यों हो रहा है, हर बार यही काम तो हो रहा है। तो इसका मतलब अपने लोग ना पहले इस किस्से को निपटा दें, b ग्रेटर देन a होने वाला, और b ग्रेटर देन a का किस्सा निपटाते फिर अगला वाला करते b लेस देन r इक्वल टू कितना, दो बात होगी। चलो शुरुआत लिखना, इफ a लेस देन b, इफ a लेस देन b, a छोटा है b से, ये याद रखना भाग किससे दिया जा रहा है, b से। आज भाग देने वाला नंबर बड़ा हो चुका है, जिसमें भाग दे रहे हो वो नंबर छोटा हो गया है। इसका मतलब एक को बार भाग जाने वाला नहीं है। आप सीधे सीधे इसको लिखोगे, देन a इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू क्या लिखे बोलो, b इंटू 0 प्लस a, यही लिखा जाएगा कि नहीं। 0 के नीचे q लगा दो और a के नीचे, इसके नीचे Q और इसके नीचे R। अच्छा सोच के बताओ, इधर 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 यहाँ क्या लिखा है, a लेस देन b, ठीक है। ये बताओ R बराबर कितना है a, और a लेस देन कितना है b, तो R इज आल्सो लेस देन b। क्या यही स्टेटमेंट है कि नहीं, R इज लेस देन b। इसका मतलब पहला केस आपने डील किया, जिस दिन a लेस देन b होगा उस दिन पूरी बातें ये लिखी जाएंगी और R इज कन्फर्मली लेस देन। अभी एक वेरीफाइड। अब दूसरा इफ b इज सॉरी a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, ये मेन केस है, इफ a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू b। कंफ्यूज मत होना, दिमाग में एक बात रखे रहना कि हम ये कर रहे हैं, ये b से भाग लगा रहे हैं, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, एक को बार भाग नहीं जाएगा। इसको ऐसे मन में अपने मन की आंखों से, इसको कर दो 12 कर दिया, इसको कर दो 18, 18 से 12 में भाग जाने वाला नहीं है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, a बराबर 18, ये 18 है ना और ये 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 18 इंटू 0 प्लस 12, रिमाइंडर कितना आया, सही है, ठीक। अब आते हैं दूसरे केस पर, इफ a ग्रेटर देन r इक्वल टू b। सुनो, जैसे इस केस के बारे में आता है a ग्रेटर देन r इक्वल टू b, इसका मतलब जिससे भाग दे रहे हो वो आज छोटा हो चुका है। तो जब आप b से भाग दे रहे हो a में और आप कह दिए b इज लेस देन a है, तो सोचो b का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, b का मल्टीपल b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, यही तो चल सकता है, एज इट इज चलता रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं इसी बात से। लिखना, if a greater than or equal to b में देखो, the set of multiples, the set of multiples of b, b का मतलब वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। The set of multiples of b consist of
consist of the numbers b, 2b, 3b, 4b, so on. छोड़ देना इसे। b के जितने भी मल्टीपल होंगे वो दिखने में b, 2b, 3b, 4b अप टू सो ऑन इस टाइप के होंगे। दिमाग चलाना, समझ की बात है, केवल समझ। इसका मतलब जिस वक्त आप ये करें, और बचपन वाली हरकत रहती है, जिस वक्त आप ये करें, आप a में भाग दे रहे हो किससे? पहाड़ा पढ़ोगे टेबल, ठीक। b, 2b, सोचो आप b कैसा है, b कैसा नंबर, छोटा नंबर, b को यहाँ रखें। a कैसा नंबर, बड़ा नंबर, a को यहाँ रखें। और इत्मीनान समझना, b को a के नजदीक ला रहे हैं, पहाड़ा पढ़ते हो, b 1 के b, b 2 2b, b दिया 3b, बढ़ रहे आगे। तो सोचो अभी आप कहाँ आए, 2b, फिर आप कहाँ गए, 3b, फिर कहाँ गए, 4b। धीरे 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 एक कंडीशन ऐसी आ रही है, आप a के पास अप्रोच कर रहे हो, a के पास जा रहे हो, तो या तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एनी मल्टीपल, गौर करना, एनी मल्टीपल ऑफ b बराबर हो जाएगा a के। a से बराबर फिर रिमाइंडर कितना चढ़ गया, 0। और या तो ऐसा नहीं होगा, या तो ये लेस देन होगा। और जैसे बात आप अगली बार दोहराते हो, तुरंत इससे भी बड़ा पार कर गया, इसको भी नहीं कर गया। ये इतनी बातें समझ में आई। इसी बात को हम लिख रहे हैं कि द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ b, b के मल्टीपल का जो भी सेट होगा वो अपने अंदर में रखेगा b को, 2b को, 3b को, 4b को, सो ऑन। और इस तरीके से जब b से हम अप्रोच करेंगे a की तरफ, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो ठीक a के ठीक पहले होगी, जस्ट पहले, और वो ऐसी होगी कि n into b आइदर लेस देन a और इक्वल टू b। सही या गलत? 2 1 के 2, 18 में भाग देना है, ध्यान देना, 18 में 2 से भाग दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, नजदीक आए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। और जैसे 2 9 18 के बराबर हो गए कि नहीं? अब देखो 2 9 18 नजदीक हो गए। अब जैसे 2 9 18 के बाद कुछ भी चले ना, 2 दहम 20 इसको पार कर गए कि नहीं? तब आप इसको पार कर पाए जब आपके लिए ये नंबर ने इसको डिवाइड करने से इनकार कर दिया। यही बात तो वहां भी हो रही है। आप a में डिवाइड लगा रहे हो किससे, b से, तो b बेचारा अपने मल्टीपल को ले करके चलते 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 अप्रोच करेगा कहां तक, a तक। कोई एक टर्म ऐसा मिलेगा विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू a। या तो बराबर हो तो काट दिया, रिमाइंडर 0, और अगर बराबर नहीं हुआ तो छोटा होगा, और अगला स्टेप चलते ही पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। ये इतनी बातें सबको समझ में आई हैं। चले लिखें इस बात को। अब इसके बाद इन द बिगिनिंग, शुरू में, इन द बिगिनिंग शुरुआती दौर में, द मल्टीपल्स ऑफ b, ऐसे लिखना, द मल्टीपल्स ऑफ b कन्फर्मली लेस देन a। हाँ या ना? जब आप इनिशियल स्टेज में चल रहे हो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो सोचो शुरुआती स्टेज में आप 19 से कम बैठ रहे हो, तो इन द बिगिनिंग द मल्टीपल्स ऑफ b लेस देन a। शुरुआत यही होगी कि चलते चलते आप a तक पहुंचोगे, लेकिन सॉरी a तक पहुंच रहोगे, लेकिन एक वक्त ऐसा है जब b लेस देन कितना होगा, 1। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन अब इसके बाद एक मोमेंट आएगा जब या तो आप a तक पहुंच जाओगे या तो a को पार कर जाओगे। क्लियर है? लिखना, बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, बट after a certain stage, but after a certain stage, एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक, जिस वक्त आफ्टर सर्टेन स्टेज, कॉमा करना, b shall get a multiple of b, कॉमा करके b shall get
के बाद हमको एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि b का कोई भी एक मल्टीपल ऐसा आएगा जो या तो a के बराबर होगा या तो a से कम होगा। ठीक, इट इज जस्ट आगे लिखना सच दैट ऐसे लिखना लाइन चेंज करके इट इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू, इत्मीनान से समझते हुए लिखना इस बात। शुरुआत में तो b के जितने मल्टीपल आएंगे वो a से कम रहेंगे, लेकिन एक बार ऐसी स्टेज जरूर आएगी कि b का कोई भी मल्टीपल या तो a के बराबर हो जाएगा या तो a से जस्ट पहले का होगा, उससे छोटा। क्लियर है ये बातें? एंड और देखना, एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ b, एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ b, लेकिन b का जो अगला मल्टीपल होगा कन्फर्मली ग्रेटर देन a, हाँ या ना? क्लियर है ये बातें? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ b इज ग्रेटर देन a। किसी को इतनी दूर तक कोई भी दिक्कत हो तो अभी बोल सकता है। हम बहुत इत्मीनान से बहुत धीमे धीमे निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत लगी तो बोल सकते हैं। नींद चढ़ रही है, नींद चढ़ रही है, हमारी शक्ल ये नींद रही है। ऐसे वक्त ऐसे अच्छा पढ़ाते वक्त तुम्हारा क्या हाल होता होगा? एनर्जेटिक लगते हो कि मतलब वैसे गुरुजी आगे लपू छन्ना हो सकता है? सुबह दौड़ने जाओ ना, नहीं भदेली बात उठेगी आगे। कौन सा घूमे वूमे नहीं ना, तो आगे बस यहीं यहीं भदेली बात उठेगी। फिर बाइक चलाएंगे ना, उसी टंकियां रखे रहेंगे अपना काट करके। चलो अगली लाइन लिखना। हाँ नहीं, खाने में महाराज एक को बाकी नहीं लगाते, खाने में दूध पैकेट नमकीन पकोसेंगे, जो पाएंगे सो गरम पम डालते रहेंगे, लेकिन जब इनको एक्सरसाइज करना होगा ना तो पसंद जाएंगे। जैसे वो पंडवे होते हैं, पांडा भालू का जो सफेद और काला मिक्सचर होता है वो भी बड़े इत्मीनान से सुस्त पकड़ के झूल रहे हैं, वैसे हाल इनका। अरे अभी मीठा है ना, एक दिन तुमको ना चीटक मांस के पास बैठा देंगे, उसका मीठा खाना छोड़ देंगे, तब छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ b ग्रेटर देन a, कितना होगा? आप सोचो, इसी बात को ढाल बताओ, अपनी मर्जी से मानो, सोचो अपनी मर्जी से मानो कि माना वो जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल b का होता है, गौर करना, वो है b इंटू क्यू। अपनी मर्जी से मान रहे, माना अगर ऐसी कंडीशन, ये तो है ऐसी कंडीशन आएगी ये कि b का कोई भी मल्टीपल ऐसा आएगा, इट इज जस्ट लेस देन स्मॉल a से तुरंत छोटा होगा, और जैसे या तो छोटा या तो बराबर होगा, और या तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगला मल्टीपल लेते ही the next multiple of b is constantly greater than a हो जाएगा। मानिए इस बात को, अब सुनना, इसी बात को ढाल बताओ। हम कह रहे हैं माना q, माना ये b इंटू क्यू वो मल्टीपल है जो या तो जस्ट a के छोटा होगा और या तो बराबर होगा, यानी कि b इंटू क्यू इज लेस देन r इक्वल टू a। तय है? तो इसका तय मतलब है अब अगला मल्टीपल b इंटू क्यू प्लस 1 इज कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना? इक्वल भी नहीं कहेंगे, कन्फर्मली ग्रेटर देन a होगा कि नहीं होगा? 2 2 4 2 का 2 2 4 2 5 2 4 2 5 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 कहाँ तक पहुँचे? 9 वाला मल्टीपल तक गए ना, 9 ये 2 पूरे 9 2 ये मिला, ये जस्ट अभी 19 से ठीक पहले का है कि नहीं है? ठीक पहले का। अब जैसे आप अगला लोगे, अगला कौन बोलो? 2 दहम 20 2 दहम 19 2 दहम 20 बोले सर 2 दहम 20 अब ये 20 तो एक पार कर गए कि नहीं कर गए? चलो लिखो इसी बात को, लेट्स लिखो, लेट्स बी इनटू क्यू ये है, तुम बोले ही ऐसे ना, 19-20 का फर्क होता है। लिखो, लेट b into q is greatest multiple, let b into q is greatest multiple of
such that b into q is less than or equal to a। माना bq जो है वो b का वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मल्टीपल है जिस पर आप कह सकते हो bq आइदर लेस देन a और इक्वल टू a। तो अगली बात है bq plus 1 कंफर्मली ग्रेटर देन कितना लिखेंगे a, लिखना लाइन चेंज करके, एंड b into q plus 1 is confirmly greater than no। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना, b into q plus 1 ये इस तरह पर नाउ गौर करना, पहला BQ लेस देन आर इक्वल टू a उठा रहे हैं। नाउ BQ लेस देन आर इक्वल टू a इंप्लाइज दैट, बोलो क्या यहाँ से ये लिख सकते हैं? ध्यान देना, BQ a minus BQ, a minus BQ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सही है गलत? ट्रांसफर किए हैं बाकी कुछ नहीं। a माइनस बी क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तय हुआ। अच्छा तो a माइनस बी क्यू कोई तो इंटीजर होगा, a माइनस बी इंटू क्यू कोई इंटीजर होगा, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। तो हम अपने मर्जी से मान ले रहे हैं, लेट माना a माइनस बी इंटू क्यू कोई इंटीजर कौन है? कोई इंटीजर स्मॉल आर। आगे छोड़ने हैं, तुम जग जाओ, हम वीडियो रोक दे रहे, तुम जग जाओ। अब सुना, a माइनस बी क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है? 0। तो a माइनस बी क्यू हमने r माना है, तो लिखना दिस इंप्लाइज दैट r इज कंफर्मली ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। जो r आपका आया है ये कंफर्मली ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना होगा? 0। ये तो पहली वाली से है, पहली इक्वलिटी। दूसरी इक्वलिटी देखना, दूसरी इक्वलिटी से लिखना अगेन a is confirmly less than, इसको पलट के लिखना, a is confirmly less than b into q plus 1। उसी बात को पलट करके a is confirmly less than b into q plus 1 हो गया। b को अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, b को अंदर में मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा? a is less than bq plus b, यही होगा। लिखो ये बन गया a is less than bq plus b। अच्छा bq को इधर लेकर के आओ तो क्या बना? दिस इंप्लाइज दैट a minus bq इज कंफर्मली लेस देन कितना? b। लेकिन सोचो a minus bq तुम कितना पढ़ चुके हो? r। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट r इज कंफर्मली लेस देन b। इधर वापस देखना, यहाँ क्या लिखे हो? ग्रेटर देन r इक्वल टू, वहाँ क्या लिखे हो? बन गया r की नहीं बन गया, लिखना सो r is greater than or equal to 0 but less than b। r is greater than or equal to 0 but less than b। सोचो अब अपने पास दो नंबर हो चुके हैं, q और r, दो नंबर अपने पास हो चुके हैं। और कैसे? ये आप लिख रहे हो a, अच्छा पहले लैंग्वेज लिखता हूँ, लिखना now we have two numbers, now we have two numbers q and small r। now we have two numbers q and small r such that, now we have two numbers q and small r such that कि हम लिख सकते हैं ये सामने a minus bq is equal to small r and this implies that, सोचो क्या मिला? a is equal to b into q plus small r। और हाँ या ना? सोच लो। Now we have two number q and r such that a is equal to bq plus r, और r को हम अब दिखा चुके हैं r b से कम है और ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना है? 0 है। आगे शर्त
आर वाली लगा देना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन हो गया। अब तक कोई इक्वेशन माने हो कि नहीं माने? कोई भी नहीं मानी? ये काम तुम हो गया, जो एक स्टेटमेंट का हिस्सा था वो हम प्रूफ कर देंगे। अगली बात जो है वो पकड़ो। स्टेटमेंट में अगली बार कहा गया है कि आपको जो ये Q और R मिला हुआ है ये यूनिक होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं, मतलब रिमाइंडर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, जो आएगा फाइनल। कोसेंट एक से ज्यादा नहीं हो सकता, जो आएगा फाइनल में। तो अब हेडिंग डाल देना यूनिकनेस। अब यूनिकनेस दिखाने की बात है, और हम उम्मीद कर रहे हैं क्या तुम लोग यूनिकनेस में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो कि यूनिकनेस कैसे दिखाई जाए। सर मान लीजिए चलिए मतलब कि यूनिक नहीं होगा, हाँ बाद में कंट्राडिक्शन दिखा दें, ये यूनिक हो जाएगा। हाँ, मतलब शुरुआत में आप दो रिमाइंडर R1 R2 दो कोसेंट Q1 Q2 लेकर के चलो, और एक्सप्रेशन तो आपके पास है ही है कि इस तरीके से लिखा जा सकता है, और चलते 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 एक जगह पर साबित कर दो Q1 बराबर Q2 R1 बराबर R2। चलो लिखो, लिखना इफ पॉसिबल लेट, यूनिकनेस में आओ, इफ पॉसिबल let there exist integers, if possible let there exist integer Q1 and R1 belong to the integer set Z such that, कि हम लिख सकें इसी स्टेटमेंट को पकड़ना, such that A is equal to B into Q1 और प्लस कितना R1, जहां आपके R1 is greater than or equal to 0 but less than B। पहला स्टेटमेंट यही होगा। Q2 मत मानना, रीजन सुनो क्यों नहीं मानते, ये तो हम लिखेंगे ना Q और R, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, काहे Q1 Q2 करता है लिखना है। इसके बाद also भी है यही बात, also भी है this, also भी है A is equal to B into Q plus R, जहां पर R भी कह रहा है हम भी ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 लेस देन R इक्वल टू कितना है B। अब एक Q हो गया, एक Q1 हो गया, अभी हम दोनों को बराबर दिखा देने वाले हैं, हो गया। अच्छा ये बताओ जिनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर उनका राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखें B into Q plus R is equal to B into Q1 plus R1। सही है गलत? लिखा जा सकता है। सबको एक तरफ लो, सुनो B वाले टर्म एक तरफ लो, R वाले एक तरफ लो, बोलो यहाँ से क्या मिला B into Q minus Q1 इधर ले आओ is equal to R1 minus R। सही बात? अच्छा अब एक चीज जरा गौर करना, R1 और R दोनों ही लेस देन B है, ग्रेटर देन R इक्वल टू 0, दोनों ही। कुछ दिखा B इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी इसके फैक्टर में B शामिल हो गया, इसके फैक्टर में B शामिल हो गया, और जब उसके फैक्टर में B शामिल हो गया तो तय हो गया दिस इंप्लाइज दैट B इज द डिवाइजर ऑफ R1 माइनस R। सही है गलत? लिख देना B इज द डिवाइजर ऑफ R1 माइनस R। कहीं कुछ मान ही नहीं। कंट्राडिक्शन तो तब हम कहते हैं ना जब हम कहते हैं लेट इफ पॉसिबल देयर इज एग्जिस्ट अनदर इंटीजर, जब आप अनदर बोल देते हैं ना तब वो कंट्राडिक्शन से लिखा है। अभी आपने वो बातें कही नहीं, तो अभी तो हम R1 माइनस R बराबर 0 करके R1 बराबर R कर देने वाले हैं, इक्वलिटी दिखा के चलते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा सोचो B इज द डिवाइजर ऑफ R1 माइनस R, लेकिन मुद्दे की बात ये है R1 और R दोनों ही 0 से B के बीच बैठते हैं, दोनों ही B के ऊपर नहीं जाते। अरे ये दोनों B के ऊपर नहीं जा रहे तो इनका सब्सट्रैक्शन क्या B के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। जब इनका दोनों का अंतर B के ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बट न्यूमेरिकली R1 माइनस R इज कन्फर्मली लेस देन कितना B। न्यूमेरिकली छोटा हो गया कि नहीं हो गया लिखना, बट मॉड ऑफ R1 माइनस R इज लेस देन B।
अब तो उल्टा हो गया, अब तो हम वहां पहुंच गए जहां से हम स्टेटमेंट की शुरुआत किए थे, किसी और स्टेटमेंट को। याद करो, जब न्यूमेरिकली ये नंबर जिसमें भाग जा रहा है वो इससे छोटा हो गया, वो इससे छोटा हो गया, तो जाहिर सी बात है इसको मजबूरन क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट R1 माइनस R कन्फर्मली इज इक्वल टू कितना, 0। और जैसे ही ये 0 हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट R1 बराबर कितना हो गया, ये जो दो रिमाइंडर मान करके चले थे वो दोनों कितने हो गए, 1। R1 बराबर, अरे रुको, अभी Q बराबर Q1 कहना है, वो भी तो कहना पड़ेगा। सुनो फिर देखना, R1 बराबर R है, इधर 2 मिनट इधर, R1 बराबर R है, यहाँ रखो R1 बराबर R, R1 बराबर है, ये कितना हुआ, 0। B इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो B तो 0 होगा नहीं, आप तो B से भाग दे रहे हो, तो Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 0, यानी Q बराबर Q1। फिर 0 कह दिए, 0 लिखना, दिस गिव्स, लिखना दिस गिव्स, ये आपको देता है, दिस गिव्स B इंटू Q माइनस Q1 is equal to कितना, 0, and this implies that Q minus Q1 is equal to 0। कोई ये कंफ्यूज ना होना कि B भी 0 हो सकता है, A into B बराबर 0, either A 0 और B 0 are both are equal to 0, नहीं हो सकता। Since B does not equal to 0, as B को हमने लिया कैसा है, याद है, ये देखने के बाद नहीं, ये भी तो नहीं कह सकते B is the divisor of A। अगर एक को डिवाइड करता तो रिमाइंडर ही कहाँ बचता, तब तो रिमाइंडर ही गायब कर देते, इसीलिए नहीं लिख रहे। वही लिख देना, सिंस B डज नॉट इक्वल टू 0। अब सोचो B डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट Q बराबर हो गया, 2 कोशेंट थे दोनों बराबर हो गए, 2 रिमाइंडर थे दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जब आप किसी नंबर पे किसी दूसरे नंबर से भाग दोगे, एक ही कोशेंट मिलेगा, एक ही रिमाइंडर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। फाइनल टच देना, लिखना, therefore Q and R both are unique, therefore Q and R both are unique, both are unique, दो के दोनों हमेशा कैसे होंगे, यूनिक। चलो एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जांपल लगा देते हैं ना, एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जांपल लगा देते हैं। रैंडमली 2 नंबर उठाओ, जैसी मर्जी वैसे उठा दो, हम छूट दे रहे हैं। A बराबर बोलो, A बराबर, A बराबर, ओके तो बोल रहे नहीं करेंगे। A बराबर बोलो 10, B बराबर बोलो 5, 6 ले लेते हैं। चलो अब ये बताओ क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, A नहीं, 10 इज इक्वल टू 6 इंटू नजदीक तक पहुंचा देना, प्लस कितना, 4। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है ऊपर, ठीक, हियर हियर R इज, R का मतलब ये 4 लेस देन कितना, 10, अच्छा भाग 6 से लेंगे, सॉरी 6 एंड ग्रेटर देन R इक्वल टू, पता है कि नहीं भी कोई दिक्कत, एक और यहीं पर लगा देना। अब की बार 21 ले लें और किससे भाग दे रहे हैं, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 ले लें, 4 पंचे 20, ये है A बराबर 21, B बराबर 4, तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, 21 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, एकदम नजदीक पहुंचा के रोकना है, 4 पंचे 20, और अगला करते ही 6 चौ 24 या 4 से 24 प्लस 4 पंचे 20, 1 20, ये कौन R is again less than 4 but greater than R equal to 0, सही है, तो एक्सप्लेनेशन काफी है, ये डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो किया गया नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए, मतलब आप जिस b से डिवाइड कर रहे हो उस b को आपने रोक दिया, आपने कहा कि अब आज की तारीख में b मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तब ये स्टेटमेंट दिया गया। b को क्या नेगेटिव नंबर से भाग नहीं दिया जा सकता, नेगेटिव से भाग नहीं दिया जा सकता, दिया ही जा सकता है, आप नेगेटिव से भी भाग दोगे तो आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो किसी भी इंटीजर के लिए सही होगा, यानी भाग देने वाला नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हुआ
डिवीजन एल्गोरिथम, अगली हेडिंग डिवीजन एल्गोरिथम, अगली हेडिंग। अच्छा लिख रही लिखना, लिख लो हो गया। अगली हेडिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम और ब्रैकेट में लिखना फॉर एनी इंटीजर्स, ब्रैकेट में फॉर एनी इंटीजर्स। अब जो डिवीजन एल्गोरिथम चलेगा वो किसी भी इंटीजर के लिए। चलो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट if a and b are integers, if a and b are integers, अगर a और b कोई दो दिए गए इंटीजर्स और बस एक शर्त लगाई जा रही है b does not equal to 0, यानी जिससे भाग दोगे वो 0 नहीं हो सकता, then तब ऐसे केस में then there exists integers, then there exist integers q and r such that आप लिख सको a is equal to b into q plus r, लेकिन इस बार रिमाइंडर सीधे नहीं लिखेंगे r is less than b, अब की नहीं, अब की कुछ और लिखेंगे where, जहां पर मॉड r is greater than or equal to 0, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट रिमाइंडर इज कन्फर्मली लेस देन मॉड ऑफ b, लेकिन मॉड b से छोटा होगा, यानी जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसकी b की न्यूमेरिकल वैल्यू से कम ही बैठेगा। a is always less than the numerical value of b, r is less than b, यहाँ पर लिखना q and r, q and small r are unique, यूनिक, एक तो यूनिक हुआ। अच्छा क्यू कोसेंट आर रिमाइंडर को नहीं लिखा, वो जान ही रहे। चलो रिमाइंडर बचाते हैं भाग दे करके। एक काम करो, डिवाइड लगाने के लिए नंबर पूछो, इस बार डिवाइड नेगेटिव से कराना। a बराबर 8 लो, अरे लो कॉपी में a बराबर 8 मत करेंगे, ले लिए ना। a इज इक्वल टू या -8 चल देते हैं, a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू माइनस, दोनों नेगेटिव दे दें, a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -3, वैल्यू पढ़ा जाए, पढ़ा a ये रहा, b से भाग दे रहे, क्या वो गड़बड़ी नहीं, भाग दिया जाए, कितनी बार लेकर के जाएं, 2 बार। रिमाइंडर पॉजिटिव बचना चाहिए। यहाँ देखो r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, नेगेटिव रिमाइंडर से अपना हला भला होने वाला नहीं है, अपने को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। याद करो मॉड्यूलो सिस्टम पढ़ते वक्त बीएससी में लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव बोला मतलब आप 0 भी हो सकते हो। तो ये 3 त्रिक का 3 बार लेकर के गए, कितना आया, 3 त्रिक का -9 घटाओ माइनस माइनस प्लस ऐड कर लो, ये कितना आया 1। तो सोचो ये किसकी जगह पर बैठा, r, ये किसकी जगह पर बैठा, q की जगह पर बैठा, ये कौन, ये तो लिखे a बराबर -8, b इज इक्वल टू -3, तय हो गया। जरा इसको उस भाग में सजाओ, या पहले r को देखते हैं, क्या r लेस देन है मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b कितना हुआ 3, और r कितना है 1, जाहिर सी बात है r लेस देन है, इसका मतलब 1 इज लेस देन मॉड ऑफ -3, दैट इज इक्वल टू 3, वेरीफाई। ऐसे ही लिखो, ऐसे कुछ अलग से करने की थोड़ी जरूरत। रिमाइंडर जब बचाना, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचाना। कॉमन डिवाइजर
कॉमन डिवाइजर। बोले सुनो, सीधा सा हिस्सा है। अगर m कोई नंबर है, m ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड करता है और m ऐसा नंबर है जो b को भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है, तो सोचो m दोनों के बीच में कॉमन हो गया कि नहीं? तो इसीलिए m को नाम दिया जाता है m इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। 4 is the divisor of 16, 4 is the divisor of 20, then 4 is the common divisor of 16 and 20, दोनों का common divisor होगा। -4 is the divisor of 16, -4 is the divisor of 20, -4 is the common divisor of 16 and 20, common divisor हुए। अच्छा, अब सुनना, कुछ नंबर उठाते हैं। एक नंबर कोई चुनो, क्या ले? क्या लिया जाए? 4 ले, 6, चलो 6 को काटने वाले लोगों का चुन इकट्ठा करो। अच्छा, एक नंबर 6 ले लिए, रुको एक और ले लेते हैं। 8, 6 और 8 दोनों को डिवाइड, वो नंबर इकट्ठा करो दोनों को डिवाइड कर सकते। ध्यान देना, 1 दोनों को डिवाइड करता है, 2 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक। उसके बाद 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 अब कोई नहीं करेगा, मामला खत्म। अच्छा, अभी देखना, अभी कोई नहीं, अभी और आता है। -1 डिवाइड करता है, -2 दोनों को डिवाइड करता है, कोई और करेगा? अब और कोई नहीं करेगा। सुनो, ये जितने लोग आए ना, कौन कौन आया? -1 -2 2, these are the common divisors of 6 and 8। ये सब 6 और 8 सबके लिए कॉमन डिवाइजर का काम कर रहे हैं, ठीक। ये केवल कितने लोग? 4 लोग। जरा इनको ना बढ़ते हुए क्रम में रखना, बढ़ते क्रम में देखो, पहले कौन टपकेगा, फिर कौन टपकेगा, फिर कौन, और उसके बाद कौन। ये बताओ, ये सारे कॉमन डिवाइजर्स का झुंड है कि नहीं? और उस सारे कॉमन डिवाइजर्स में से ये सबसे बड़ा है कि नहीं? दिस इज द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको अंग्रेजी में छठवैया के नाम पे लिखते हैं GCD। याद आया? तो सारे डिवाइजर्स इकट्ठे करो, उस सारे डिवाइजर्स में से जो सबसे बड़ा वाला कॉमन डिवाइजर्स है वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स के पास है। क्लियर है ये बातें? ठीक, तो गिलास पानी पियो, फिर चलते हैं। इसको कल कर पाएंगे, कॉमन डिवाइजर्स कल लिखाएंगे। तब पानी पी के आओ तो डेविड सीले उठाएं।